क्या हम सच में बंदर जैसे जानवरों से इवॉल्व होकर इंसान बने हैं या फिर हमें इंसान ही क्रिएट किया गया है? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एवोल्यूशन और क्रिएशन में कौन सा लॉजिक सेंस बनाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि लगभग 3.5 बिलियन साल पहले जमीन बिल्कुल अलग थी। न हवा थी, न जानवर, सिर्फ पानी और छोटी छोटी सेल्स की दुनिया थी। पहली लाइफ फॉर्म बहुत सिंपल थी, सिंगल कॉर्ड ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया। ये ऑर्गेनिज्म कुछ खास नहीं कर रहे थे, बस अपने सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन ऑर्गेनिज्म में छोटे रैंडम बदलाव होने लगे। ये म्यूटेशन कहलाते हैं, यानी उनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ मिस्टेक हो गई जो कभी फायदे की तरह काम करते थे। जैसे अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो गई या कोई नया तरीका मिला फूड के लिए, तो उससे सर्वाइवल में मदद मिलने लगी। ये चेंजेस धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा फिट बना रही थी। टाइम के साथ ये सिंपल ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स बनने लगे। कुछ ने जमीन पे चलना सीखा, कुछ लार्ज और स्मार्ट होने लगे। अब लाइफ से पानी में नहीं थी, लैंड और स्काई भी उसका डोमेन में आ गया। फिर मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ और फिर दिमाग ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पावरफुल हो गया। डार्विन कहते हैं कि एवोल्यूशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो अपने आप होता है, बिना किसी प्लान या इंटेंशन के। इसमें कुछ चीजें रैंडमली यानी अपने आप हो जाती है, जैसे जीन्स में चेंजेस जो नए ट्रेट्स या फीचर्स को क्रिएट करते हैं। लेकिन जब ये नए ट्रेट्स आते हैं तो उनका इम्पैक्ट ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल पर डिपेंड करता है, क्योंकि नेचर में हर ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करना होता है। तो सिर्फ वही ट्रेट्स आगे पास होते हैं जो हेल्प करते हैं। जैसे मान लो जिराफ, जब जमीन पे छुप कर रहने वाले और भी हर्बीवोरस जहाँ उनकी खुराक कम थी, उनके साथ कंपटीशन बढ़ गया। जिराफ ने अपने लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया। उनमें जो जिराफ थोड़े लंबे गर्दन वाले थे, उनको एक फायदा मिलने लगा। वो ज्यादा लंबे पेड़ों के पत्ते खा सकते थे, जो दूसरे हर्बीवोरस के लिए मुश्किल था। ये उनको खाना ढूंढने में आसानी देता, जबकि छोटे गर्दन वाले जिराफ को ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जो जिराफ लंबे गर्दन रखते थे उन्होंने ज्यादा सर्वाइव किया और अपने जीन्स अगली जनरेशन तक ट्रांसफर किया। जो जिराफ लंबा और मजबूत गर्दन रखता था वो ज्यादा जीता था और ज्यादा मेटिंग राइट हासिल करता था, और इस तरह लंबे गर्दन उसके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया। तो ये थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब बात करते हैं क्रिएशन की। सोचो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों बुक है, और हर बुक में एक ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट पार्ट्स को बनाने, उसको मेंटेन करने और उसकी ग्रोथ को गाइड करने की डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन है। हर बुक एक जीन्स की तरह है और हर पेज उस बुक में एक डीएनए बेस्ड सीक्वेंस की तरह है जो स्पेसिफिक प्रोटीन और फंक्शन को डिक्टेट करता है। जैसे एक पेज से सिर्फ एक शब्द हटाने पर सेंटेंस मीनिंगलेस हो सकता है, वैसे एक सिंगल म्यूटेशन डीएनए सीक्वेंस में कोई जरूरी बायोलॉजिकल फंक्शन को बर्बाद कर सकता है। पहली सेल भी कुछ ऐसी ही थी। उसके अंदर हर पार्ट, डीएनए, प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन्स और एनर्जी सिस्टम एक स्पेसिफिक तरीके से फिट होने चाहिए थे और मिलके काम करने चाहिए थे ताकि ये सेल जिंदा रह सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सेल के डीएनए में एक कॉम्प्लेक्स कोडिंग सिस्टम होता है जो एग्जैक्टली बताता है कि कैसे एनर्जी बनानी है, कैसे अपने आप को रिपेयर करना है और कैसे डिवाइड होना है। ये कोड बिल्कुल एक मैनुअल की तरह होता है। अगर वो मैनुअल या इंस्ट्रक्शन ना हो और अगर ये इंस्ट्रक्शन रैंडम होती तो सेल के पार्ट सही तरीके से काम नहीं करते। बस कुछ केमिकल मिलके एक कंप्लीट सेल का सिस्टम नहीं बना सकते बिना किसी प्लानिंग या गाइडेंस के। इसीलिए साइंटिस्ट को लगता है कि पहला सेल बिना किसी गाइडेंस के अपने आप नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें इतना ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो नेचुरली रैंडम रिएक्शन से डेवलप नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की। ये इवोल्यूशन की कहानी इस तरह है जो डार्विन ने शुरू की थी, जिसे आज के साइंटिस्ट ने फॉसिल और जेनेटिक एविडेंस से और भी डिटेल में समझाया। सबसे पहले हमारे कॉमन एंसेस्टर जो 7-8 मिलियन साल पहले थे। डार्विन ने कहा कि ह्यूमन और ग्रेट एप जैसे चिम्प्स और गोरिल्लास का एक कॉमन एंसेस्टर था, लेकिन वो उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जा सके। आज के साइंटिस्ट मानते हैं कि ये कॉमन एंसेस्टर एक प्राइमेटिव प्राइमेट था जो चिम्प्स की तरह लगता था, लेकिन ह्यूमन और चिम्प्स
दोनों से अलग था। अब आते हैं अर्ली होमिनिन्स। ये अर्ली एंसेस्टर 7 से 4 मिलियन साल पहले तक जिंदा थे। ये थोड़ा बहुत बिपेडल थे, यानी ये 2 पैरों पर चल सकते थे और कभी कभी पेड़ों पर भी चढ़ते थे। इनका ब्रेन छोटा था, लेकिन कुछ फीचर्स ह्यूमन की तरफ बढ़ने का इंडिकेशन देते थे। फिर 4 से 2 मिलियन साल पहले के ह्यूमन, जिसे लूसी कहते हैं, ये पूरी तरह से बिपेडल हो चुके थे, यानी ये सीधे खड़े होकर चल सकते थे। ये एक मेजर एडेप्टेशन था जो उन्हें जमीन पर सरवाइव करने और एफिशिएंटली मूव करने में मदद करता था। फिर आते होमो हैबिलिस, जो 2.5 से 1.5 मिलियन साल पहले थे। होमो हैबिलिस पहला स्पीसीज था जो होमो जीनस में आता था। इनका ब्रेन बड़ा था और इन्होंने शायद पहली बार सिंपल स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया था। फिर आते हैं होमो इरेक्टस, जो 1.8 मिलियन साल से 3 लाख साल पहले थे। होमो इरेक्टस ने ह्यूमन इवोल्यूशन में एक बड़ा जंप दिया। इनका ब्रेन साइज बड़ा था, ये और भी ज्यादा अपराइट चलने लगे और इन्होंने फायर का भी इस्तेमाल सीखा। ये पहले ह्यूमंस थे जो अफ्रीका से निकल के एशिया और यूरोप तक पहुंचे। फिर आते हैं नींदरथैल्स, जो 4 लाख से 40,000 साल पहले थे। नींदरथैल्स जो होमो सेपियंस से काफी करीब थे, एक अलग ब्रांच थे और इनसे बहुत कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर और टूल्स बनाने की क्वालिटीज देखने को मिली। ये आपस में कॉम्प्लेक्स टूल बनाते थे, आर्ट और ब्यूरियल प्रैक्टिस भी फॉलो करते थे। फिर आते हैं होमो सेपियंस, जो 2 लाख साल पहले से आज तक है। होमो सेपियंस यानी हमारे जैसे मॉडर्न ह्यूमन लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरे। इनका ब्रेन और भी बड़ा था और इन्होंने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, सिंबॉलिक थॉट्स, आर्ट्स और कल्चर्स डेवलप किए। ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुए और इवेंचुअली सिर्फ यही एक ह्यूमन स्पीसीज बचे। डार्विन ने ये थ्योरी दी कि जो अब ह्यूमंस है वो सीधे चिंपांजी से नहीं आए, लेकिन ह्यूमंस और चिंपांजीज के एंसेस्टर्स सेम थे। मतलब कई साल पहले एक कॉमन एंसेस्टर था जो ग्रेजुअली चेंज होता गया और उसके डिफरेंट स्पीसीज बने। कुछ से चिंपांजीज आए और कुछ से ह्यूमंस। ये चेंजेस स्लो होते गए और नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू कुछ फीचर्स बदल गए। तो डार्विन ने कहा कि इंसान और बंदर अलग नहीं है, पर एक ही फैमिली से हैं, बस अपने एनवायरनमेंट और जरूरतों के हिसाब से इवॉल्व हुए हैं। अब बात करते हैं क्रिएशन की। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर प्राणी और पौधा और हर ऑर्गेनिज्म अपनी जगह पे ठीक वही है जहां हजारों सालों से था। अगर हम आज के हजारों साल पहले का रिकॉर्ड देखें तो काफी चीजें वैसी की वैसी ही दिखेंगी। ये एक अजीब कॉन्ट्राडिक्शन है डार्विन के इवोल्यूशन के थ्योरी के साथ, जो कहता है कि सारी लाइफ एक ग्रेजुअल प्रोसेस में इवॉल्व होती रहती है। एक एग्जांपल है ई कोली बैक्टीरिया। एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी रिप्रोडक्शन का काम बहुत फास्ट करता है। हर 20 मिनट में ये बैक्टीरिया 2 में डिवाइड हो सकता है, यानी 24 घंटे में ये हजारों जनरेशंस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब अगर इवोल्यूशन थ्योरी को देखें तो इतना फास्ट रिप्रोडक्शन से ई कोली में बहुत सारे म्यूटेशन और चेंजेस होने चाहिए जो इसे नया ऑर्गेनिज्म बना दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितनी भी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उनमें देखा गया कि ई कोली हजारों या लाखों जनरेशंस के बाद भी बेसिक ई कोली ही रहता है। हाँ, उसमें कुछ छोटे छोटे अडेप्टेशंस हो सकते हैं, जैसे शुगर को डाइजेस्ट करने में थोड़ा फास्ट या एनवायरनमेंट के हिसाब से माइनर चेंजेस, पर ये फंडामेंटल लेवल पर एक ही स्पीसीज बना रहता है। ई कोली के केस में जो भी चेंजेस आते हैं वो सिर्फ अडेप्टेशन है, इवोल्यूशन नहीं। अडेप्टेशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेता है, जैसे ठंड या गर्मी को बर्दाश्त करने में चेंजेस हो जाए। लेकिन एवोल्यूशन कहते हैं कि स्पीसीज का बनना। लेकिन हजारों सालों से ई कोली बैक्टीरिया सिर्फ अडेप्टेशन शो करता है, वो कभी भी कोई नया स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। नेचुरल सिलेक्शंस के थ्रू भी वो सिर्फ सरवाइव और रिप्रोड्यूस करने में थोड़ा बेटर हो सकता है, पर वो फंडामेंटल वही ई कोली ही रहता है। नेचुरल सिलेक्शन में वो बैक्टीरिया सिर्फ वही ट्रेट इनहेरिट करता है जो ऑलरेडी उसके डीएनए में
नहीं है। एवोल्यूशन थ्योरी के मुताबिक टाइम के साथ ई कोली में कुछ ऐसे चेंजेस होने चाहिए जो उसके डीएनए को फंडामेंटली चेंज करके उसे एक नई टाइप का ऑर्गेनिज्म बना दे, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा देखने को नहीं मिलता। यानी फास्ट रिप्रोडक्शन और अडेप्टेशन होना एवोल्यूशन को प्रूव नहीं करता। ई कोली का एग्जाम्पल ये बताता है कि हर बार अडेप्टेशन और रिप्रोडक्शन के बाद भी ये बेसिक ई कोली ही रहता है। ये सिंपल अडेप्टेशन का केस है जो एवोल्यूशन के उस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता कि ऑर्गेनिज्म फंडामेंटली नया स्पीसीज बन सकता है। ऐसा ही और भी एग्जाम्पल है जहाँ ऑर्गेनिज्म हजारों सालों में कई प्राणी और प्लांट वैसे ही दिखते हैं जैसा वो हमेशा से थे। क्रोकोडाइल, टर्टल और शार्क जैसे प्राणी जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से जिंदा हैं, अपनी असली फॉर्म में बड़े कम चेंजेस के साथ सरवाइव कर रहे हैं। अगर इवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता तो इनमें भी ड्रास्टिक चेंजेस होने चाहिए थे। ये स्पीसीज स्टेबिलिटी शायद ये दिखाता है कि इवोल्यूशन वैसे नहीं हो रहा जैसे हमें बताया गया है। ये एग्जांपल्स बताते हैं कि अडेप्टेशन और इवोल्यूशन अलग कॉन्सेप्ट है और सिर्फ अडेप्टेशन को एवोल्यूशन का प्रूफ नहीं माना जा सकता। इन ऑर्गेनिजम्स का अनचेंज रहना एवोल्यूशन थ्योरी पर क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि अगर एवोल्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है तो इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स में इनमें कुछ तो फंडामेंटली डिफरेंट इवॉल्व होने चाहिए थे। हाँ, चार्ल्स डार्विन ने भी अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ये जरूर कहा था कि उसकी थ्योरी गलत हो सकती है। डार्विन ने एक्नॉलेज किया था कि उसकी थ्योरी में कुछ कमियां हैं और कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब उस वक्त के एविडेंस से देना मुश्किल था। एक अहम मसला था कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, जिसमें 530 मिलियन साल पहले कई नए ट्रेड्स कॉम्प्लेक्स जानवर फॉसिल में अचानक से दिखाई दिए बिना किसी सिंपल एंसेस्टर के। डार्विन ने ये बात भी लिखी, उस वक्त के पहले के फॉसिल ना मिले तो उसकी थ्योरी के लिए चैलेंज बन सकता है। डार्विन ने ये भी माना कि फॉसिल रिकॉर्ड इनकम्प्लीट हो सकता है और इस वजह से कुछ मिसिंग लिंक हमें दिखाई नहीं देते। उसके अलावा डार्विन ने कहा कि अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलता है जो ग्रेजुअल एवोल्यूशन से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता तो वो उसकी थ्योरी को डाउट में डाल सकता है। डार्विन का ये ओपननेस और डाउट बताता है कि वो एक ट्रू साइंटिस्ट थे जो ये एक्सेप्ट कर सकता था कि उसकी थ्योरीज गलत हो सकती है और वो फ्यूचर में नए डिस्कवरीज और एविडेंस के लिए ओपन था। उसका अप्रोच साइंटिफिक था जिसमें वो अपने ख्यालात को टेस्ट और एविडेंस से जज करना चाहता था।